हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का रूपांतरण, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पदार्थ की अलग अलग भौतिक अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ठोस, द्रव, गैस और उनको आपस में बदलते कैसे हैं, इसकी क्या कंडीशन है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में उसी टॉपिक को बढ़ाएंगे और उसी चैप्टर को मैंने यहाँ पे उसी टॉपिक को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का रूपांतरण, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन किया था, जिसमें ठोस, द्रव और गैस, और उनकी विशेषताओं के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज हम लोग सीधे कन्वर्जन पर आते हैं। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए ठोस अवस्था है, ठोस, ठीक। हम लोग इसको बदल रहे हैं द्रव में, और हमारे पास एक और भौतिक अवस्था है गैस। तो हम लोग पदार्थ की इन भौतिक अवस्थाओं को आपस में बदलते हैं, क्या नाम है, ये सब मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से फिर बताऊंगा। देखिए, ठोस का मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, बहुत पास पास मौजूद हैं। द्रव, इस भौतिक अवस्था में जो पदार्थ के कण हैं वो थोड़ी सी दूरी पर हैं, और गैस के अंदर जो पदार्थ के कण हैं वो अधिकतम दूरी पर हैं। जितनी दूरी पॉसिबल हो सकती है उतनी दूरी पर गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, मैं बदलता हूँ ठोस को द्रव में। ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत सिंपल सा, इसको बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को गलन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मेल्टिंग। इसको मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये पूरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं गलनांक। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? गलनांक, या एक और नाम बोलते हैं इसका एक और नाम है, दैट इज द्रवणांक। मतलब जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसी को बोलते हैं द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। अब देखिए, अगर मैं द्रव को गैस में बदलता हूं, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्वथन। इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। द्रव को किस में बदलना है? गैस में बदलना है। और जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा, अच्छा, क्वथन को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। तो कोई भी हमको कंफ्यूजन नहीं रखना है हिंदी और इंग्लिश का, सब चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पर, क्वथनांक, ठीक है। अब गैस को अगर मैं बदलता हूं ठोस में, गैस को किस में बदल रहा हूं? ठोस में। देखिए, गैस, द्रव और ठोस, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं यहाँ? मैं यहाँ गैस को सीधे सीधे बदल रहा हूं ठोस में। तो इस प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ये। ऊर्ध्वपातन को ही इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर ये होगा उसको सब्लिमेशन टेम्परेचर या ऊर्ध्वपातन तापक्रम बोल सकते हैं। अच्छा, एक और, अब हम लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ठोस को द्रव में बदला जाए, द्रव को गैस में बदला जाए और गैस को ठोस में बदला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, हम लोग इस उल्टी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। यह है ठोस, यहां पर द्रव, और यहां हम लोग देखते हैं गैस। अब उल्टा चलते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग यहां द्रव को बदलते हैं, द्रव को बदलते हैं मान लीजिए ठोस में, ठीक है। तो अब देखो, द्रव के जो पार्टिकल हैं वो थोड़ी सी दूरी पर हैं, और ठोस के जो पार्टिकल हैं वो मिनिमम डिस्टेंस पर हैं, बहुत पास पास हैं। तो डेफिनेटली मुझको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जिस कम टेम्परेचर पर कोई द्रव जो है वो ठोस में बदल जाता है उसको बोलते हैं हिमांक। उस टेम्परेचर को बोलते हैं हिमांक, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? उस प्रोसेस को बोल देंगे हिमकरण, या बर्फ में बदलना, इसको ऐसे बोल सकते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है उसको बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको।
देखिए, द्रव का ठोस में बदलना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग या इसको बोलते हैं हिमकरण, और जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है उसको बोल देते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, गैस को हम लोग बदल रहे हैं द्रव में। अब गैस के जो कण होते हैं वो भाई अधिकतम दूरी पर हैं। अगर हम उन अधिकतम दूरी के कणों को मध्यस्थ दूरी पर ले आएं, इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर ले आएं, तो वो किस में बदल जाएगा? वो द्रव में बदल जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है संघनन। इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन, और इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। इंग्लिश में कंडेंसेशन। और जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, या इसको बोल देते हैं ओस बिंदु। ओस बिंदु। कोई गैस ये बदल जाएगी द्रव में। अब हमको क्या करना है? हमें ठोस को बदलना है गैस में। ठोस को गैस में। हम लोग द्रव पर नहीं आ रहे हैं। अगर किसी ठोस को बिना द्रव में परिवर्तित किए हुए गैस तक ले आते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। दोबारा से, ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और जिस टेम्परेचर पर यह काम होता है उसको बोलते हैं सबलाइम टेम्परेचर या ऊर्ध्वपातन तापक्रम। ठीक है, अब देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ आपको बताता हूँ। किसी गैस को सीधे ठोस में बदल देना, इसका एग्जाम्पल है, देखो मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग इसको सीधे बदल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो ठोस अवस्था है उसको बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस, या इसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क बर्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो कि ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। तो ऐसे ठोस हैं, देखो कपूर, कैम्फर जिसको बोलते हैं, है ना, नेफ्थलीन की गोलियां जो हम लोग ऊनी कपड़ों के साथ में रख देते हैं ताकि उसमें झिंगुर वगैरह ना लगे, नेफ्थलीन। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड, ये भी इसी में आता है, अमोनियम क्लोराइड जिसको हिंदी में बोलते हैं नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ ऐसे ठोस हैं, और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, आयोडीन। तो देखिए 4 हो गए, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, जो ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। और ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सीधे किस में बदल जाती है? सॉलिड में। ठीक, तो ये एग्जाम्पल थे सब्लिमेशन प्रोसेस के। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ और प्रोसेस हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सब्लिमेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं यहाँ पर आपके सामने जो बात कर रहा हूँ वो है कि द्रव को हम लोग गैस में बदल रहे हैं। द्रव को किस में बदल रहे हैं? गैस में। बहुत सिंपल तरीके से बेसिक पॉइंट क्लियर करते हुए मैं आपको ये सब बताऊंगा। देखिए, द्रव को गैस में बदलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वथन, या इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बॉइलिंग। एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करूंगा कि आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ऐसे समझेंगे इस पॉइंट को कि आप लोग किसी और को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास है यहाँ एक बाल्टी, और बाल्टी में मैंने लिया है पानी। ये मेरे पास क्या है भाई? ये मेरे पास जल है, पानी है, या इसको मैं बोलता हूँ H2O। ठीक है, अब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूँ। हीट का मतलब होता है कि मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने गर्म किया, नीचे बर्नर लगा दिया। अब ये क्या करेगा? ये बनाएगा भाप, पानी की भाप बनेगी। ये बन गई पानी की भाप। ठीक है, अब पानी की भाप जैसे जैसे नीचे से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पानी की भाप ऊपर ज़्यादा बनती जाएगी। अब क्वथन प्रोसेस को समझिए, बॉइलिंग कहते किसको है पहले उसको समझिए। देखो, ये जो बर्तन है, ये जो बाल्टी है, वो ऊपर से ओपन है, ऊपर से खुली हुई है, और मैंने इसमें ले रखा है पानी। मैं इस पानी को गर्म कर रहा हूँ तो इसकी जो है भाप बन रही है। अच्छा, जब इसकी ये भाप बन रही है तो ये क्या लगाएगा? ये इसकी भाप जो दाब लगाएंगी उसको बोलते हैं वाष्प दाब, या इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, बहुत धीरे धीरे और सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है वेपर प्रेशर। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि इस ओपन कंटेनर के ऊपर लग रहा है वायु दाब।
जैसे मैंने ये जो बाल्टी ली है और इस बाल्टी में मैंने लिया है पानी और इसी बाल्टी को मैं नीचे से कर रहा हूँ गर्म, और यहाँ बन रही हैं मेरे पास वाष्प बन रही हैं, भाप बन रही हैं, ठीक है। और ऊपर से लग रहा है एयर का प्रेशर, ऊपर से लग रहा है वायु का दाब, वायु दाब लग रहा है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो वायु दाब है ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कभी कभी हम लोग इसको बार में भी लिख देते हैं 1 बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार। जब हम लोग भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और इकाइयों को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर अलग अलग इकाइयों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, ये मेरे पास बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, मैंने इस पानी को गर्म किया, इसमें बन गई भाप। ये बाल्टी ऊपर से खुली हुई है, ऊपर से क्या लग रहा है, ऊपर से लग रहा है वायु का दाब, ठीक है। और वायु का दाब किसके बराबर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। मान लीजिए समझने के लिए कि 1 ATM प्रेशर बराबर होती हैं 100 वेपर, 100 वेपर, मतलब ऊपर से जो दाब लग रहा है वायु के द्वारा वो 100 वेपर, 100 वाष्प के बराबर दाब लग रहा है इन वाष्प के ऊपर। और नीचे से अभी मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है रूम टेम्परेचर, 25, और 25 डिग्री सेल्सियस पर नीचे से भाप बन रही है 25, ऊपर से कितनी लग रही है भाप, 100। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैं नीचे से हीट करूंगा तो ये टेम्परेचर 25 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, 35 से 40 होगा, 40 से 45, 45 से 50, 60, 70, 80, 90, 95। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही यहाँ से बनने वाली भाप की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर नीचे से लगने वाली पानी जल वाष्प का जो दाब है वो ऊपर लगने वाले वायु दाब के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कि ऊपर से लग रहा है 100 भाप के बराबर का दाब, और नीचे से भी जब 100 वाष्प के बराबर का दाब लगेगा तो दोनों दाब कैसे हो जाएंगे, बराबर। और नीचे से 100 वाष्प कब बनेंगी, जब हम इसको लगातार गर्म करेंगे। मैंने जैसा माना है कि 25 डिग्री पर 25 भाप बन रही हैं, तो फॉर एग्जांपल 100 डिग्री पर कितनी बन जाएंगी, 100 भाप बन जाएंगी। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया है ये इस पानी का क्या है, ये इस पानी का क्वथनांक है, ये इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो एक बेसिक डेफिनेशन आपके समझ में आनी चाहिए, वो बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं है कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं, वो बच्चों वाली डेफिनेशन, उसको छोड़ दीजिए। ये डेफिनेशन याद रखनी है कि वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है वायु दाब के। और वायु दाब कितना है भाई, वायु दाब कितना है, वायु दाब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं इस द्रव के वाष्प दाब को वायु दाब के बराबर कर दूंगा, कब, जब मैं इसको लगातार हीट करता रहूंगा, यहाँ पे ज़्यादा भाप बनेंगी, उस ज़्यादा भाप का दाब बराबर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तब उस टेम्परेचर को हम लोग क्वथनांक बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आया। अब देखिए, अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमने पानी में कुछ मिला दिया तो उसके क्वथनांक पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यदि हम लोग किसी पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उसको समझिए। देखो, मान लीजिए ये मेरे पास बाल्टी है और बाल्टी में मैंने लिया पानी, और बाल्टी ऊपर से कैसी है, खुली हुई है, ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस मेरे पास टेम्परेचर है, और मैंने क्या किया, इस पानी में मैंने मिला दिया नमक। मैंने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। चीनी भी मिला सकते हैं, नमक, चीनी, यूरिया मिला दिया। मान लीजिए कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ इसमें मिला दिया, नमक ले लो, चीनी ले लो, यूरिया ले लो, आटा ले लो, मिट्टी ले लो, कुछ भी ऐसे करके मैंने इसमें मिला दिया, ग्लूकोज ले लो। चलिए, तो देखिए पहले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितनी भाप हैं, 25। लेकिन अब एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जैसे ही मैं नमक, चीनी या यूरिया इस पानी में घोलूंगा तो कुछ नमक, चीनी या यूरिया इसकी सतह पर भी तो आएगा, इसकी सतह पर भी तो जगह घेरेगा। तो पहले सतह पर केवल जल के अणु थे, केवल पानी के अणु थे, तो 25 वेपर बन रही थी।
अब क्या होगा, नमक, यूरिया या चीनी के अणु भी तो सतह पर आएंगे जो कि भाप नहीं बनाते। हमेशा याद रखना, ठोस पदार्थ कभी भी वाष्प नहीं बनाते हैं, वेपर नहीं बनाते हैं। तो अब मान लीजिए कि अब जो भाप बन रही हैं वो केवल बन रही हैं 15। कितनी बन रही हैं? 15 वेपर बन रही हैं केवल, ठीक। और ऊपर से लगने वाला प्रेशर कितना है भाई? ऊपर से लगने वाला प्रेशर तो अभी भी कितना है? 1 atm है, 1 atm है, जो कि कितने वेपर के बराबर है? 100 वेपर के बराबर है। यहां पर कितनी बन रही थी? 25 वेपर। तो मुझको कितनी और एक्स्ट्रा वेपर बनानी थी 100 तक लाने के लिए? 75 भाप और बनानी थी। यहाँ पर कितनी बन रही हैं? 15। अब 15 से मुझे 100 तक जाना है तो कितनी और बनानी पड़ेंगी? 85। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। जब यहाँ पर ज़्यादा देर तक गर्म करूँगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? पानी का बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। जब भी हम पानी में या किसी द्रव में कोई ठोस सॉल्यूट, कोई ठोस पदार्थ मिला देंगे तो उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 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 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखना है, ठीक। और समझा भी दिया है मैंने आप लोगों को यहाँ पर। तो ये एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में क्वथनांक और क्वथन के ऊपर जरूर पूछा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट देखो, मैंने यहाँ पर भी खुली बाल्टी ली थी, खुली बाल्टी ली है, खुली बाल्टी ली है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वथन प्रक्रिया होती है वो हमेशा हमेशा खुले बर्तन में होती है। वो किस में होती है? खुले बर्तन में होती है। और बॉइलिंग या क्वथन प्रोसेस जो होती है वो हमेशा, याद रखना आप लोग, हमेशा एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। क्वथन प्रक्रिया का मतलब क्या है? जैसे द्रव किस में बदल रहा है? भाप में बदल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर देखो, जैसे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि जैसे हमारे पास कोई वाटर बॉडी है, कोई जलाशय है, हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर भी भाप तो वहाँ भी बन रही है, लेकिन क्या उस प्रोसेस को हम लोग क्वथन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो भाप बन रही हैं उस भाप का जो दाब है वो वायु दाब के बराबर नहीं है। और टेम्परेचर जो है, जैसे पानी की बात कर रहा हूँ मैं, वो टेम्परेचर 100 डिग्री भी नहीं है। तो पानी की जो बॉइलिंग है, पानी का जो क्वथन है, पानी का जो उबलना है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तभी हम लोग उसको क्वथन बोलते हैं। और उस कंडीशन में वाष्प दाब और वायु दाब बराबर होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जो आप लोग देखते हैं जलाशय के ऊपर जो भाप बन रही हैं वो क्वथन नहीं है, वो सिंपल वाष्पीकरण है। तो क्वथन और वाष्पीकरण में ये एक मुख्य अंतर है कि क्वथन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है और वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है। और क्वथन हमेशा खुले बर्तन में होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। क्वथन मतलब उबालना हमेशा खुले बर्तन में होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे अपने किचन में भी, रसोई में भी, पानी खुले बर्तन में उबालते हैं, दूध खुले बर्तन में उबालते हैं। लेकिन कुकर में हम लोग, कुकर में क्या है भाई, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, तो उसमें कभी भी उबलने वाली प्रोसेस नहीं होती है, उस पर कभी भी बॉइलिंग प्रोसेस नहीं होगी। किसमें? बंद बर्तन में। ठीक है, अब आगे बढ़िए। मान लो देखो, अब यहाँ पर ये तो है मेरा सी लेवल, ये मेरा है समुद्र स्तर, ये समुद्र स्तर है, सी लेवल है। और यहाँ पर मैं हूँ, या यहाँ पर मैंने जो बाल्टी ली हुई है, ऐसे समझो ये वो बाल्टी है जिसमें मैं हमेशा पानी लेता हूँ, ये रहा। और यहाँ इस बाल्टी के ऊपर लगने वाला जो वायु दाब है वो किसके बराबर है? वो 1 atm के बराबर है, मतलब 100 वेपर के बराबर है। और यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है सर? वो आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब क्या हुआ कि इस समुद्र स्तर से मैं चला गया किसी पहाड़ी इलाके में, मैं किसी पहाड़ी इलाके में चला गया। पहाड़ी इलाके में हम लोग जानते हैं समुद्र तल से ऊपर उठ गए हम लोग। मान लीजिए हम लोग जो है शिमला चले गए, हम लोग रोहतांग चले गए, मान लीजिए रोहतांग चले गए, जो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग किसी पहाड़ी इलाके पर चले गए। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ वायु दाब लग रहा है 1 atm, हम लोग चले गए ऊंचाई पर, तो यहाँ पर जो लगने वाला वायु दाब है वो डेफिनेटली क्या होगा? यहाँ वायु दाब हो जाएगा कम। पहाड़ी इलाकों में वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान लो यहाँ पर 100 वेपर के, यहाँ पर 1 atm था, यहाँ पर मान लो हो गया वो सपोज कर लीजिए 0.8 atm, और ये बराबर हो गया 80 वेपर के। किसके बराबर हो गया? 80 वेपर, 80 वेपर के बराबर हो गया। और मेरे पास ये रही वो बाल्टी खुली हुई जिसमें मैं हमेशा पानी लेकर चलता हूँ।
अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मुझे इस द्रव को कितना गर्म करना है, केवल मुझे केवल 80 वेपर तक गर्म करना है। कितना तक? 80 वेपर तक। मान के चलिए कि रूम टेम्परेचर वहाँ पे है 25 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे 25 से केवल कितना और गर्म करना है इसको, ताकि 80 वेपर और बन जाएँ। 25 डिग्री सेल्सियस पे बन रही हैं 25 वेपर, मुझे 25 से केवल 80 पर पहुँचना है। तो कितनी और चाहिएंगी मेरे को 55 वेपर और बनानी पड़ेंगी केवल। तो यहाँ पर बनानी पड़ रही है मेरे को, यहाँ पर मुझको बनानी पड़ रही है 75, यहाँ बनानी पड़ रही है केवल 55 वेपर। तो डेफिनेटली जब हम लोग किसी पहाड़ी इलाके पर जाते हैं तो ऊपर लगने वाला वायुदाब हो जाता है कम। वायुदाब क्या हो गया है? ऊपर लगने वाला कम हो गया। इसका मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। सीधी सी बात याद रखो, आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर लग रहा है वायुदाब। आप चले गए किसी पहाड़ी इलाके में और उस बाल्टी के ऊपर अब जो वायुदाब लगेगा वो लगेगा कम। अब मान लीजिए केवल 80 वेपर लग रही हैं ऊपर से, तो मुझे नीचे से केवल 80 वेपर ही और बनानी होंगी। 25 वेपर मेरे पास पहले से हैं, तो केवल 55 वेपर और मुझको एक्स्ट्रा बनानी है। तो डेफिनेटली उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ देखो, जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम। पानी के बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि मैं पानी को केवल अधिकतम तापमान कितना दे सकता हूँ? 80 डिग्री दे सकता हूँ। और धरातल पर मैं पानी को अधिकतम तापमान कितना दे सकता हूँ? 100 डिग्री दे सकता हूँ। मान लीजिए हम लोग धरातल पर, समुद्र स्तर पर जब आलू उबालते हैं तो आलू उबल जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 95 डिग्री सेल्सियस पर। तो धरातल पर मैं तो उसको अधिकतम तापमान 100 डिग्री दे रहा हूँ, तो आलू जो है वो आसानी से उबल जाएगा। लेकिन जब हम लोग पहुँचते हैं किसी पहाड़ी इलाके में तो वहाँ पर अधिकतम तापमान कितना दे पा रहे हैं हम लोग? केवल 80 डिग्री। मुझको आलू उबालने के लिए कितना चाहिए? 95 डिग्री। तो इसका मतलब वहाँ पर पहाड़ी इलाके में खुले बर्तन में खाना पकाया नहीं जा सकता है। इसीलिए बर्तन के ऊपर क्या रख देंगे हम लोग? प्लेट रख देंगे, ताकि उस लिक्विड को हम लोग अधिकतम तापमान बढ़ा सकें और उस आलू को उबाल सकें, आलू को गर्म कर सकें, पका सकें। याद रखना, अगर जैसे ही मैंने उस भगोनी के ऊपर प्लेट रख दी तो अब बॉइलिंग प्रोसेस नहीं होगी। बॉइलिंग प्रोसेस हमेशा खुले बर्तन में ही होती है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं बॉइलिंग में। एक तो अगर हम द्रव में कोई सॉलिड मिला देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरा जब हम लोग किसी पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे गलन की, मेल्टिंग की या मेल्टिंग पॉइंट की, द्रव में बदलने की। ठोस को किस में बदल रहे हैं हम लोग? द्रव में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गलन, ठीक है, या मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसको बोलते हैं गलनांक। आप समझिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना ज़रूरी है कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई ठोस है, मतलब मैं इसको ले लेता हूँ आइस। ऐसे समझो, ये क्या है? मेरे पास बर्फ़ है, आइस है, ठीक है। अब इसको मैं बदल रहा हूँ, इसको मैं बदल रहा हूँ द्रव में। द्रव का मतलब है कि ये पानी है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो बर्फ़ है वो किस में बदल जाएगी? वो जल में बदल जाएगी। जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा उसी को मैं बोल दूँगा कि भाई ये क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ अगर मैं द्रव को दोबारा ठोस में बदल दूँ, द्रव को ठोस में बदलूंगा तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं फ्रीजिंग। उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं फ्रीजिंग। अब एक चीज़ समझिए आप लोग, यहाँ बर्फ़ को मैं द्रव में बदल रहा हूँ, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है पानी के लिए, ये 0 डिग्री है। ये कितना है? 0 डिग्री। और जो पानी बर्फ़ में बदल रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो भी 0 डिग्री है। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ कि पानी के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो दोनों क्या हैं? वो दोनों बराबर हैं। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बराबर। हिंदी में इसको बोलते हैं हिमांक और इसको बोलते हैं गलनांक। तो बर्फ़ के लिए, पानी के लिए ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अब समझिए,
ये जो मेल्टिंग पॉइंट, मान लो अब मैं किसी ठोस किसी धातु की बात करता हूँ, किसी धातु की बात करता हूँ, तो इस धातु का मैं जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मुझे इस धातु का क्या मिलेगा, मुझे इस धातु का मिल जाएगा द्रव, इसकी लिक्विड स्टेट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई धातु मेरे पास है और उसको गलाने पर उसका द्रव जो है वो, उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। धातु अभी ठोस अवस्था में है, ठीक है, जब हम लोग इसको गलाएंगे तो ये द्रव अवस्था में आएगी, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं इस धातु के ऊपर जो दाब लग रहा है, अगर मैं उसको बढ़ा देता हूँ, अगर ये जो दाब लग रहा है अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दोबारा से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी धातु जो गलने पर आयतन में बढ़ जाती हैं, अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, और दाब घटाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ देखिए धातु के बारे में, अगर धातु शुद्ध अवस्था में है, धातु किस में है, प्योर स्टेट में है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ज़्यादा, और धातु अशुद्ध अवस्था में है ना, अगर उसमें मान लो कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मान लो मेरे पास धातु के 2 पीस हैं, 2 सैंपल हैं, ठीक है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, तो शुद्ध धातु का जो सैंपल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो अशुद्ध होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट शुद्धता का प्रतीक होता है धातुओं के लिए। ठीक है जी, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको समझ चुके हैं मेल्टिंग को और फ्रीजिंग को। अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर आपको बताता हूँ, और वो है गैस को द्रव में बदलना। गैस को किस में बदल रहे हैं हम लोग, द्रव में। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है संघनन, इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। देखिए अब मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर करता हूँ आपको। हम लोग जानते हैं कि दिन के समय जब सूर्य निकलता है, दिन के समय, तो जो जितने भी जलाशय हैं, ये इन जलाशयों में क्या है, इन जलाशयों में है पानी, और पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण। इस पानी का होता है वाष्पीकरण, मतलब वायुमंडल में क्या मिल जाएगी आपको, आपको जल जो है वो वाष्प के रूप में मिल जाएगा, वाटर वेपर के रूप में मिल जाएगा। अब हुई रात, अब रात होने पर क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो ये जो जल वाष्प है, जल वाष्प में जो जल के अणु हैं वो पास पास आएंगे। अब जो हम लोग देखते हैं जो घास वगैरह जो हैं, जो घास वगैरह हैं, हम लोग सुबह सुबह जब टहलने जाते हैं तो यहाँ पर हमको ओस की बूंदें मिलती हैं। तो ये जो ओस की बूंदें हैं वो एक्चुअली में ये जलवाष्प ही है जो कम तापमान में संघनित होकर द्रव में बदल जाती हैं। मतलब क्या है कि गैस को द्रव में बदलना है कम तापमान पर, उसको बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। या जैसे आप लोग एक एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। आप लोग फ्रिज में से एक पानी की ठंडी बोतल निकालें और उसको रख दें। आप लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उस पानी की बोतल के ऊपर पानी की ही बूंदें जमा हो गई हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बोतल जो है लीक कर रही है, लेकिन बोतल के ऊपर जो पानी आया है वो आपके आसपास जो हवा है, जो वायु है, उसमें जो जलवाष्प है उसको मिल गई ठंडी सतह। ठंडी सतह कहाँ पे मिल गई, आपकी पानी की बोतल के ऊपर। तो वही जलवाष्प क्या हो गई, वो संघनित होकर द्रव में बदल गई। अब एक चीज़ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे समझिए, हमारे जो एरोप्लेन हैं वो उड़ते हैं बहुत ऊंचाई पर, 16 हज़ार की ऊंचाई पर उड़ते हैं, ठीक है, या 16 किलोमीटर की, 16,000 मीटर, या मैं क्या बोल सकता हूँ सिंपल, 16 किलोमीटर की हाइट पर उड़ते हैं। जो जेट प्लेन हैं, जो एरोप्लेन्स हैं वो उड़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हाइट में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और वहाँ जो वायु है वहाँ में जलवाष्प होगी। तो उस जलवाष्प को जैसे ही कोई सतह मिलेगी, जैसे ही उसको एरोप्लेन की सतह मिलेगी, तो उस एरोप्लेन की सतह पर ये जलवाष्प संघनित होकर ओस की बूंदें बन जाएंगी वहाँ पर। तो जो एरोप्लेन है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ये जो एरोप्लेन की जो सरफेस है, जो बॉडी है, उसके ऊपर एक स्पेशल प्रकार का पेंट किया जाता है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, ये जल के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। इसको समझिए, जैसे नॉर्मल जो जल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस
जल में कोई मान के चलिए लिक्विड मिला दूं या कोई सॉलिड चीज़ मिला दूं, तो अब इस जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री नहीं रहेगा। अब ये 0 डिग्री से घट के -10, -15, -20 हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री पर ये जो जल है वो भाप, जो जल है, जो जलवाष्प है वो द्रव में संघनित नहीं होगी। और अच्छे से समझिए आप इसको, देखो मान लीजिए आपके पास एक बर्फ़ है जो 0 डिग्री पर है और आपके पास एक बर्फ़ है जो -10 डिग्री पर है। तो ये बात सीधे सीधे जान लीजिए कि जो बर्फ़ -10 डिग्री सेल्सियस पर है वो ज़्यादा ठंडी है, वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा कम है। फ्रीजिंग पॉइंट जितना 0 से नीचे होगा उसकी जो कूलनेस है, उसका जो कोल्डनेस है, ठंडापन है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर तो -10, -15, -20 तक पहुँच जाता है। तो ये जो द्रव है ये तो ठोस बन जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पेट्रोल और डीजल में इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं सर? इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, या मैं सिंपल लिख देता हूँ ग्लाइकोल, ये मिला देते हैं। इसको मिलाने से क्या होगा कि उस पेट्रोल या डीजल का जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले मान के चलो -10 डिग्री था, अब हो जाएगा -30 और -35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अच्छे से समझिए। मान लो कि जैसे आप लोग कश्मीर घूमने गए, रोड पे बर्फ़ जमा हो जाती है, हर जगह रोड पे स्नो, मतलब पूरी जगह आपको आइस दिखाई देगी। तो ऐसे में तो गाड़ी का मूवमेंट करना, व्हीकल नहीं चल पाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर बर्फ़ को पिघलाना है तो उसके ऊपर नमक का स्प्रे कर दिया जाता है। नमक का स्प्रे करने से क्या होगा कि जो आइस वहाँ जमी हुई है उसमें नमक घुलेगा, तो नमक के घुलने से उस आइस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 की जगह कितना हो जाएगा, -10 या -15 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, -10 या -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो बर्फ़ का अब जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर वो पूरी की पूरी बर्फ़ पानी में बदल जाएगी। हम उसको वाइपर लेके साफ़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप पानी में कोई सॉलिड मिलाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर आप किसी धातु में अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घटता है। अगर आप पानी में कोई ठोस चीज़ मिलाते हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका जो हिमांक है, वो 0 से नीचे चला जाता है। यही क्वेश्चन बनने वाले हैं, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंडेंसेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। कंडेंसेशन एक तरह से हम लोग गैस को किस में बदल रहे हैं, द्रव में बदल रहे हैं। और संघनन का ही एग्जाम्पल होता है, हमारी जो ओस की बूंदें हैं, जो घास पर ओस की बूंदें बनती हैं, वो इस संघनन प्रक्रिया का ही एक उदाहरण होती हैं। चलिए अब और छोटा सा एक पॉइंटर समझिए, मैं आपको डेली लाइफ से बताता हूँ। घर में जब कभी हम लोग छोले या दाल बनाते हैं तो वो अगर हम लोग उसको जल्दी पकाना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें खाने वाला सोडा डाल देते हैं। तो हमने पानी में क्या डाला है, खाने वाला सोडा, हमने ठोस मिलाया उसमें। तो ठोस मिलाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया, मान लो अब हो गया 105 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे पानी को अधिकतम तापमान कितना दे सकता हूँ, 105 डिग्री। पहले पानी को कितना दे रहा था, 100 डिग्री, अब कितना दे रहा हूँ मैं, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री पर कोई चीज़ जल्दी पक जाएगी, जल्दी बन जाएगी। तो हम लोग पानी में कोई ठोस मिलाकर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर सकते हैं। अगर धातु में अशुद्धि मिलाई है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर धातु शुद्ध है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 4-5 क्वेश्चन थे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए पॉइंट वाइज, फॉलो द लॉकडाउन रूल्स, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।